बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस फायरमैन का दूसरा प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 प्रश्नों को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। और इसके साथ ही यदि आप बिहार पुलिस फायरमैन के प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से बिहार पुलिस फायरमैन का प्रीवियस ईयर का सारा सेट डाला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है कि नागार्जुन का जन्म किस वर्ष हुआ था। पहला प्रश्न क्या है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1911 में। आगे देखेंगे कि तिरिक्ष है। तिरिक्ष क्या है तो तिरिक्ष जो है एक विषहीन जंतु है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कि ओ सदा नीरा से किस नदी का बोध होता है। ओ सदा नीरा से किस नदी का बोध होता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक नदी का बोध होता है। आगे देखेंगे कि रघुवर सहाय को 1989 में किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है रघुवर सहाय को 1989 में किसके लिए दिया गया था। तो इनको मिला था ऑप्शन डी लोग भूल गए हैं के लिए। इनकी जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे। जयशंकर प्रसाद जो थे वह छायावादी कवि थे। ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे कि आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ जो है वह होगा कि मुसीबत में सहायक होना। मुसीबत में सहायक होना। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर होगा। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की जो भयभीत न हो के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है। जो भयभीत न हो उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा तो उसके लिए जो है वह निर्भय शब्द जो है वह प्रयुक्त होगा। आगे देखेंगे कि यथाओ में कौन सी संधि है। यथाओ जो है उसमें कौन सी संधि है तो यथाओ में जो है वह वृद्धि संधि है। ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे कि संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यानी संगम का सही संधि विच्छेद को बताना है। यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे संगम का सही संधि विच्छेद जो है सम प्लस गम होगा। सम प्लस गम यानी संगम का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे कि भर पेट में कौन सा समास है। भर पेट में कौन सा समास है तो भर पेट में जो है वह अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। ऊपर सेंटेंस से चुनना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा और यहाँ पे भरना है कि यहाँ पे दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में कि द खाली जगह है। ऊपर वाला जो सेंटेंस में खाली जगह वहाँ पे था वही यहाँ पे दिया है द कन्वर्सेशन स्टार्टर। उसी को यहाँ पे भरना है। नीचे देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया है द। ऑप्शन ए में है बेसिक, ऑप्शन बी में है बेस, ऑप्शन सी में है बेसिकली, ऑप्शन डी में है बेसिक्स। यहाँ पे क्या भराएगा 11 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बेसिक। द बेसिक कन्वर्सेशन स्टार्टेड कल्टिवेटेड। यहाँ इसका ए आंसर होगा। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में कि ईयर्स ऑफ ऑस्टेंटेनियस खाली जगह सोसाइटी इज ए सिंपल। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या भराएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा ह्यूमन। ईयर ऑफ ऑस्टेंटेनियस ह्यूमन सोसाइटी इज अ सिंपल। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की बट असाइड खाली जगह भरना है द मेंटल ट्रॉमा। यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए फॉर्म। बट असाइड फॉर्म द मेंटल ट्रॉमा। आगे देखेंगे फॉर्म टाइम खाली जगह भरना है टाइम 1। यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 8, ऑप्शन सी में दिया है 100, ऑप्शन डी में दिया है इज। तो फॉर्म टाइम 2 ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 2 टाइम 1। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कि मच अबाउट द खाली जगह भरना है ऑफ द सन। यहाँ पे क्या भराएगा तो मच अबाउट द
ब्राइटनेस ऑफ द सन, यहाँ पे ब्राइटनेस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राइटनेस। आगे देखेंगे इन द क्वेश्चन बट आउट द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेज। इडियम फ्रेजेज को चुनना है इन कैहुट्स विथ। इसका क्या होगा, इडियम फ्रेजेज, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा, इन कैहुट्स विथ। मुहावरा का अर्थ होता है किसी से संधि या फिर समझौता करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे ऑप्शन में दिया है इन अ अलायंस और पार्टनरशिप विथ, यानी किसी से संधि या फिर समझौता करना। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे अल्टरनेटिव सेलेक्ट अल्टरनेटिव विच ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द वर्ड सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को खोजना है। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के हैरोविंग का प्रयोग होगा यहाँ पे, हैरोविंग। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा, एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग। आगे देखेंगे कि रिवेल एंड मेक्स द मोस्ट समथिंग प्लेजिंग, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बास्क। नीचे दिया गया है मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म कोहेरेंट पैराग्राफ। यहाँ पे ढूंढना है कि a lever enabled you, इसको इस सेंटेंस को चुन करके बैठाना है कि सबसे a lever enabled you के बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा, इसको चुनना है और उसी को बैठाना है, नीचे लिखना है। तो a lever enable you, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा टू राइज और आवर द वीक्स, और फिर होगा एंड दिस हाउ यू कंट्रोलेड द बर्नर फ्लेम। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सी ए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले होता है बी, फिर सी, फिर ए। आगे देखेंगे कि गिवन आउट विच द वन वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे क्या होगा, सही स्पेलिंग जो है उसको ढूंढना है। सही स्पेलिंग हो जाएगा मेगालोमैनियक। मेगालोमैनियक जो है वह सही स्पेलिंग इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। मेगालोमैनियक ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे मैथ के प्रश्न को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़े का माध्य जो है मीन्स क्या होगा उसको निकालना है। तो यहाँ पे दिया है वही माध्य निकालना है, तो कुल आंकड़ों का, सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ने के बाद नीचे उसकी संख्या जो है 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी को जोड़ने के बाद नीचे 10 रखेंगे तो इसका हो जाएगा 2.1। जैसे -3 +4 +0 +4 +-2 +-5 +1 +7 +10 +5 नीचे बट्टा में 10 हो जाएगा। इसको जोड़ करके काटेंगे तो हो जाएगा 2.1। आगे देखेंगे कि यदि 575 कांचे की तन्वी और अनीस के बीच
15:8 के अनुपात में वितरित किया जाए तो अनीस को खाली जगह कांचे मिलेंगे। अनीस को कितना कांचे मिलेगा यहाँ पे बताना है। तो अनीस को प्राप्त कांचे की संख्या क्या होगा? तो कांचे की कुल संख्या जो है वह 575 है। 575 है तो तन्वी के और अनीस के, तो तन्वी को हुआ था 15 अनुपात अनीस को कितना 8, 15:8। तो अनीस को प्राप्त कांचे की संख्या हो जाएगा 8/23 गुने 575 बराबर 200। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 200। आगे देखेंगे कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है। उस क्या होगा उसी को निकालना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे कि यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन को देखना है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP/100 और 13% हानि हो रहा है और फिर 14% लाभ भी हो रहा है, 14% लाभ भी हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा SP/87 और नीचे 114। इन दोनों में अंतरों को देखेंगे तो 27 के अंतर होगा 114 और 87 में। 27 माइनस 162, 27 बराबर 162, 1 बराबर 162/27। इसका सही हो जाएगा उत्तर 600। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी -1 होगा। आगे देखेंगे कि x + 2y x² + 4y - 2xy बराबर होगा। यह किसके बराबर होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा x³ + 2y³ बराबर x³ + 8y³। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे कि -3 4 0 4 -2 5 7 इतना आंकड़ा की बहुलक तथा माध्यिका निकालना है। वहाँ पे माध्य निकालना था और यहाँ पे बहुलक और माध्यिका निकालना है। तो बहुलक और माध्यिका कैसे निकालते हैं? 4 की बराबरता अधिक होगी इसमें, 1 2 बार 4 आता है यानी 4 की बराबरता ज़्यादा है तो बहुलक जो है वह 4 होगा। और आरोही क्रम में जैसे देखेंगे तो 5, इधर से देखेंगे तो -5, फिर उसके बाद -3 -2 फिर 0 1 4 4 5 7 n बराबर 10 गो संख्या है तो n बराबर 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। माध्यिका निकालना है तो 1/2 n/2 पद प्लस n/2 + 1 तो 1/2 मतलब 5वां पद प्लस 6ठा पद तो 1/2 1 + 4 बराबर 2.5 यानी इसका हो जाएगा 4। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा। 4 बहुलक और 2.5 जो है वह माध्यिका होगा।
4 बहुलक और 2.5 जो है वह माध्यिका होगा। आगे देखेंगे ऑक्सन शब्द के अक्षरों का इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे एक अक्षर दिया गया, ये अक्षर है AUCTION। शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है, सजाना है कि सभी स्वर हमेशा साथ आए और कितने भिन्न प्रकार से उन्हें व्यवस्थित किए जा सकते हैं, यानी कितने तरीके से उसको सजाया जा सकता है वह बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 576। आगे देखेंगे कि एक बॉक्स में 12 संतरे हैं जिनमें से 5 पक्के नहीं हैं और बॉक्स में से यदि 4 संतरे बेतरतीब उठाए जाते हैं तो कम से कम एक संतरा जो है वो अनपका हो। ऐसी संभावना कितनी हो सकती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 92/99। आगे है कि बिंदु 1 3 3 0 0 -4 4 -1 शीर्ष है, तो यह किसका शीर्ष है उसको बताना है। समचतुर्भुज का, आयत का, वर्ग का या फिर समांतर चतुर्भुज का। यहाँ पे a बराबर 1 3, b बराबर 3 0, c बराबर क्या होगा? c बराबर हो जाएगा 0 -4 और d बराबर हो जाएगा 4 -1। तो AB² 1 + 3A² इससे करके बनेगा। इसको देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग का, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में दिया है मेजनी, ऑप्शन बी में दिया है गौरेवाल्टी, ऑप्शन बी में दिया है काबून और ऑप्शन सी में दिया है गैरीवाल्डी और ऑप्शन डी में दिया है बिस्मार्क्स। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है वह मेजनी ने किया था। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा, मेजनी ने। ऑप्शन ए मेजनी। आगे देखेंगे कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 32 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि स्पिनिंग जेनी जेम्स हरग्रीव्ज का आविष्कार किया था, जेम्स हरग्रीव्ज। ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होगा। और इल्ली का आविष्कार क्या है? इल्ली व्हिटनी ने कपास ओटनी के मशीन का आविष्कार किया था। आगे देखेंगे कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1674 में। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राजाभिषेक रायगढ़ के किले में किया था और राजाभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा संपन्न किया गया था। और इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण, प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा स्वयं को सिसोदिया क्षत्रिय घोषित किया था 1674 में। आगे देखेंगे कि शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। शुद्ध द्वैतवाद का 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वल्लभाचार्य ने क्या है कि वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया और इन्होंने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव साम्राज्य की स्थापना की और श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। सुबोधनी व सिद्धांत रहस्य उनके महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं और इनका जन्म जो है 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल स्वामी को अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है।
सही उत्तर क्या होगा, नीचे नीचे दिया है सूची 1 में भक्ति संत और सूची में 2 व्यवसाय। इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन से भक्ति संत का क्या व्यवसाय था उसको मिलान करना है। यहाँ पे पहला में देखेंगे नामदेव। नामदेव किससे संबंधित थे, नामदेव जो थे वह दर्जी थे। ऑप्शन ए के 3 नंबर दर्जी। दूसरा में दिया है कबीर। कबीर क्या थे, कबीर जो थे वह जुलाहा थे, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में दिया है रविदास। रविदास क्या थे, रविदास जो थे वह मोचित थे। आगे है ऑप्शन डी सेना। सेना क्या थे, सेना जो थे वह नाई थे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन के सही मिलान क्या होगा, तो 35 नंबर क्वेश्चन के सही मिलान ए होगा। ए के 2, बी के 3, सी के 1 और डी के 4, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किया था और डेविड हेयर की सहायता से यह स्थापना किया गया था। और यह जो था कॉलेज वह मानवतावाद, तर्कवाद, समतावाद पर आधारित था। आगे देखेंगे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुआ था और बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। और इस क्रांति के द्वारा क्या हुआ था कि जाट का शासन जो है वह समाप्त हो गया था। आगे देखेंगे कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। जब बंगाल के विभाजन हो रहा था उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेजर, ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा। बंगाल विभाजन के समय सर एंड्रूज फ्रेजर जो है 1903 से लेकर के 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। आगे देखेंगे कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। रेशम मार्ग जो है वह कहाँ से आरंभ होता है। रेशम मार्ग जो है वह चीन से आरंभ होता है और यह जो है यह कुषाण वंश से संबंधित था और रेशम का जन्मभूमि जो है वह चीन को माना जाता है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश जो है वह चीन ही है और रेशम मार्ग पर कुषाण के अधिकार से कुषाण वंश का आर्थिक बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था। आगे देखेंगे कि पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी। सेवर्स की संधि किसके साथ किया गया था, तो यह तुर्की के साथ किया गया था, ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि तुर्की के साथ किया गया था और सेवर्स की संधि जो है वह 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था और सेवर्स संधि के द्वारा जो है ऑटोमन साम्राज्य का जो विखंडित कर दिया गया था। आगे देखेंगे कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था। यह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, अखिल भारतीय दलित संघ जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। दलित वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी और इसके अतिरिक्त इन्होंने स्वर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत के प्रचार हेतु समाज समता संघ का भी स्थापना किया था। आगे देखेंगे कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध से संबंधित है, ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होगा, दूध से संबंधित है और इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है और इसका उद्देश्य है दूध उत्पादन में वृद्धि करना। ऑपरेशन फ्लड का
और श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। प्रथम चरण 1970 से लेकर के 81 तक, और दूसरा चरण जो था 81 से लेकर के 85 तक, और तीसरा चरण जो है 85 से लेकर के 90 तक। यह 3 चरणों में ऑपरेशन फ्लड जो है वह समाप्त हो चुका है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी जो है देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेक एक्सप्रेस जो है वह रेलगाड़ी है वह सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। देश की सबसे लंबी रेल मार्ग विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है और इसके द्वारा 4286 किलोमीटर की दूरी जो है वह तय की जाती है। और पूर्व में जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती थी, वह 3726 किलोमीटर दूरी तक ही तय करती थी। फिर उसके बाद आया विवेक एक्सप्रेस। आगे देखेंगे कि ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है? तो ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर होगा, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37.6 जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांतीय विस्तार की दृष्टि से भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और भारत के दक्षिणी भूभाग को वास्तविक विस्तार निकोबार द्वीप समूह के अंतिम दक्षिणी द्वीप जो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है वह है। इसे इंदिरा पॉइंट तथा पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि इनमें से कौन सी मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। पौधे के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो पौधे के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वह दोमट मिट्टी होगा। ऑप्शन सी जो है दोमट मिट्टी अर्थात मध्य आकार के कणों वाली मिट्टी जो है वह सबसे उपयुक्त है। आगे देखेंगे नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्र में नारियल, काजू, रबर के पेड़ जो है वह अधिक मिलते हैं। मालाबार तटीय क्षेत्र कहाँ है? मालाबार जो है वह केरल राज्य में अवस्थित है और पश्चिमी घाट में अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर समांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के पूर्वी किनारे के तटवर्ती भाग को कहते हैं। मालाबार जो है वह केरल में स्थित है। आगे देखेंगे पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है। पौधे को सबसे अधिक जल जो है वह चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। भारत के पूर्वी तट पर कौन से पतन स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर जो है वह पारादीप और हल्दिया तट जो है वह अवस्थित है। पारादीप और हल्दिया जो है वह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और हल्दिया पतन जो है वह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। आगे देखेंगे कि भारतीय मानक समय यानी IST तथा ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT के बीच अंतर कितना होता है। IST और GMT बीच अंतर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.5 घंटा के अंतर होता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से हो करके गुजरती है। कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि से। आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे भारत में अनेक कोयला क्षेत्र हैं, कोलफील्ड है, कहाँ मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला फील्ड कहाँ मिलते हैं यानी कोलफील्ड कहाँ मिलते हैं? तो भारत के जो दामोदर घाटी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोलफील्ड मिलते हैं। यहाँ कोयला के लिए जो है यहाँ सबसे ज़्यादा विख्यात क्षेत्र है। आगे देखेंगे कि कौन से भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन में है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो होगा वह गुजरात राज्य होगा। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा, गुजरात।
आगे देखेंगे कि द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा था। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन के द्वारा। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व करते हुए रूस के जार शासक का अंत कर वहाँ का शासक बना व्लादिमीर इलियट लेनिन ने सर्वहारा वर्ग का समर्पित द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखा। लेनिन के पश्चात रूस के अगला राष्ट्रपति स्टालिन बना था। आगे देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है कि राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है और राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों के प्राप्ति के उपाय सुलझाती है। और तीसरा में होगा कि राष्ट्रीय योजना के निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। यानी 1, 2, 3 इसका कूट हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे कि राज्य प्रशासन के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है। राज्य प्रशासन के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री में। राज्य प्रशासन के वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वह मुख्यमंत्री में निहित होता है और राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो है वह राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं, इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल के मंत्रिपरिषद के सहयोग से अपने कार्यों का संचालन करते हैं, यह बताया गया है 163 में। आगे देखेंगे कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच जो है ऑप्शन ए में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, सही है। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहारकर्ता होता है, यह भी सही है। यानी कि इनमें से सभी सही होगा। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूर्वावलोकन की शक्ति को क्या अर्थ होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूर्वावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, ये सही है। ऑप्शन बी, कार्यपालिका के आदेशों के संवैधानिकता की जांच करना, यह भी सही है। ऑप्शन सी, संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे संवैधानिक घोषित करना, यह भी सही है। यानी इनमें से सभी सही है। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर BN राव जो थे वह संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर होगा। सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव का पूरा नाम था बनेगल नरसिंह राव। और संविधान सभा का गठन जो है 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और बैठक जो है संसद के केंद्रीय कक्ष में किया गया था। आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपात घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद चुनना है, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 352। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है और भारत में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राज्यों में घोषित करता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या होता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होता है वित्तीय आपात। 360 में वित्तीय आपात, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 352। आगे देखेंगे कि घाटे के वित्त व्यवस्था यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग एक साधन क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकोषीय नीति। घाटे की वित्त व्यवस्था जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग एक साधन राजकोषीय नीति है और राजकोषीय घाटा भारत सरकार का बजट 2018-19 के अनुसार 3.2% रहा था। आगे देखेंगे कि भारत में गन्ना की खेती का एक उदाहरण है। गन्ना की खेती का क्या उदाहरण है भारत में, तो रोपण कृषि का उदाहरण है गन्ना का खेती। ऑप्शन ए जो है वह सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे कि IMF की स्थापना कब किया गया था। IMF की स्थापना जो है वह 1945 में किया गया था। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा।
आईएमएफ जो है वह विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था। आगे देखेंगे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को कैसे मापते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय सेक्टर से। तृतीय सेक्टर में क्या आता है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को चालू मूल्यों के स्थिर मूल्यों पर मापा जाता है, किंतु इन दोनों के स्थिर मूल्यों को ही ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। यहाँ पे देखना है, खाली जगह भरना है कि रक्त और हड्डियाँ, खाली जगह उदाहरण है। रक्त और हड्डी किसका उदाहरण है, तो रक्त और हड्डी जो है वह संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर होगा। रक्त और हड्डियाँ संयोजी उत्तक का उदाहरण है। संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक और तरल संयोजी उत्तक। आगे देखेंगे कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी। 257 डिग्री सेल्सियस पर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैसीय। जल के भौतिक स्थिति जो है वह गैसीय हो जाएगा। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना प्रारंभ करता है। जल का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने का आयतन में घटाव होता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है गर्म करने पर जल का आयतन जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है। आगे देखेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य शैली, यह शैली यक्षगान है। यक्षगान जो है वह किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान जो है वह कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा। यक्षगान के साथ साथ कर्नाटक में कुनिता, करगा, लंबी, बिरगासो आदि जो लोक नृत्य है उसको, ये शैलियाँ प्रसिद्ध हैं। आगे देखेंगे कि खाली जगह भरना है को क्विक लाइम भी कहते हैं। खाली जगह में किसको क्विक लाइम कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। इसको क्विक लाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि उजला छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ है, यह दुर्गंधीय पदार्थ है, यह जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है, इसीलिए इसको क्विक लाइम कहा जाता है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलेफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। थैलेफाइटा समूह से कौन सा पौधा संबंधित नहीं है, तो मर्सेलिया का पौधा जो है वह थैलेफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मर्सेलिया पौधा थैलेफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। थैलेफाइटा सबसे स्थलीय पौधे का समूह होता है। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे में संवहन ऊतक का अभाव होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जल के घनत्व से किसका घनत्व जो है, कॉर्क का जो घनत्व है वह कम होता है जल के घनत्व से, और कम घनत्व वाले पदार्थ जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर जो है वह तैरने लगता है। आगे देखेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को 1992 में दिया गया था और इस पुरस्कार में क्या होता है कि 7.5 लाख रुपया दिया जाता है और भारत में खेल जगत के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा जो है वह पुरस्कार है। आगे देखेंगे गन्ना सामान्यतः खाली जगह भरना से उगाया जाता है। गन्ना सामान्यतः कहाँ से उगाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा काटते हुए से उगाया जाता है। ऑप्शन डी, गन्ना का सामान्यतः तना काट करके बोया जाता है और गन्ना का जन्म जो है वो भूमि भारत को माना जाता है। गन्ना का जन्म भूमि भारत को माना जाता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। आगे देखेंगे कि जब बल विस्थापन खाली जगह भरना है होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य में ऋणात्मक मान क्या हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल के विपरीत दिशा में होता है। जब बल विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन ए, बल के विपरीत दिशा होता है। आगे देखेंगे कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है।
वह गैस कौन सा है जो पहले आवर्त में रखा गया? ऑप्शन बी हीलियम गैस जो है वह पहले आवर्त में रखा गया है। प्रथम आवर्त का अंतिम तत्व हीलियम, दूसरे का अंतिम तत्व नियोन, तीसरे का अंतिम तत्व आर्गन और चौथे का अंतिम तत्व क्रिप्टॉन होगा। आगे देखेंगे कि प्रकाश की गति। प्रकाश की गति खाली जगह भरना है होता है। प्रकाश की गति कितना होता है? प्रकाश की गति होता है 3 × 10⁸ मीटर। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वायु श्वसन यानी एरोबेस रेस्पिरेशन में। वायु श्वसन एरोबेस रेस्पिरेशन प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है और श्वसन में अंदर की गई आयु में नाइट्रोजन 78%, 78.09%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% होता है। श्वसन छोड़ने के क्रम में नाइट्रोजन 78.09% माइनस और ऑक्सीजन -17% और CO2 -4% होता है। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो आवर्त दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? C और F के बीच रखा जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी C के बाद बनेगा। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति C के बाद बनेगी और ऐसी अवस्था में प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा C के बाद बनेगा। वस्तु को C पर रखने की प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। आगे देखेंगे कि धातु अघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि क्या होता है? धातु अघातवर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर जो है वह फिसल सकती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता चलता है? कौन से उपकरण से परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाते हैं? तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा को पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर उपकरण जो है परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है और इसकी सहायता से 10⁶ एम्पीयर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। आगे देखेंगे फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होगा? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए FeCl2। अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि किसी मृदा का pH मूल्य उस विशेष मृदा में खाली जगह को मापित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्ल वंश को मापित करता है। आगे देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन की नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में जो है ऊर्जा जो है वह ऊष्मा के रूप में निकलती है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है और परमाणु बम बनाने में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की जरूरी होती है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। आगे देखेंगे कि एप्सम लवण 84 नंबर एप्सम साल्ट का प्रयोग कहाँ होता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चेक में। अगला प्रश्न है 85 नंबर के हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिका में। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है कार्पोरा कार्डियोमिया। यह दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रित का केंद्र होता है। आगे देखेंगे कि मानव हृदय में कितने वल्व सेट होते हैं? वल्व सेट कितने होते हैं मानव हृदय में? तो मानव हृदय में जो है वह 4 वल्व सेट होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? कौन सा लार जो है उसका लाभ नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि यह शरीर में RBC की वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें प्रदीप कुमार सिन्हा के स्थान पर नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का
ऑप्शन ए राजीव गौबा को। आगे देखेंगे कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का दूसरा हेरिटेज सिटी कौन है। यूनेस्को के द्वारा घोषित दूसरा हेरिटेज सिटी जयपुर को घोषित किया गया। 90 विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन एंड ग्रूट किस देश से कृषि वैज्ञानिक हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नीदरलैंड के। 91 नंबर क्वेश्चन है कि माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है। माई लाइफ माई मिशन जो है वह किसकी आत्मकथा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबा रामदेव के आत्मकथा है माई लाइफ माई मिशन। आगे देखेंगे कि अर्थ ओवरशूट डे 2019 में किस तिथि को मनाया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2019 में राज्यों के राज्यपालों कौन सा मिलान गलत होगा। राज्यों के राज्यपाल के मिलान कौन सा गलत होगा, यहाँ पे बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा के जगदीप धनवर। ये ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर होगा। आगे कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष के सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने जुलाई 2019 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही पद छोड़ दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बीरल आचार्य ने। अगला प्रश्न है कि सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था। सेना भर्ती अधिनियम जो है वह 1856 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 1856। आगे देखेंगे कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट पर खेला जाता है। घास के कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है, तो विंबलडन जो है वह घास के कोर्ट पर खेला जाता है। आगे देखेंगे भारत के पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी। आगे कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। नृत्य का शास्त्रीय रूप हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन ए जो है मणिपुरी ये सही ऑप्शन होगा। आगे कि नेपाल की मुद्रा क्या है। नेपाल की मुद्रा जो है वह रुपया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेपाल की भी मुद्रा भारत की तरह रुपया होगा। इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।